बनाओगे और क्या। So yesterday we have already completed polysaccharides, तो उसमें सिर्फ एग्जाम्पल Yes, कुछ sir. कर रहे थे हम लोग। तो उसमें जो Yes. पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था दैट इज सेल्यूलोज। Cellulose. Cellulose. एंड सेल्यूलोज में हमने देखा कि वो तो कुछ तो जनरल फंक्शंस है उसके, कुछ एग्जॉटिक फंक्शंस हैं। एग्जॉटिक फंक्शंस मतलब वो और माने वो उसका जनरल लाइफ से कोई रिश्ता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज से हम आरडीएक्स बनाते हैं। ओके, आरडीएक्स दैट इज कॉल्ड रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव्स। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स। सेल्यूलोज से हम लोग शटर प्रूफ ग्लास बनाते हैं जिससे गाड़ी का कांच टूटता नहीं है अगर कोई पत्थर मार दे तो। फाइन। सेल्यूलोज से हम लोग आइसक्रीम, फेस क्रीम एंड बॉडी क्रीम, सब क्रीम बनाते हैं। ओके, तो ये आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल्यूलोज के जो एग्जॉटिक हैं। ओके, नाउ अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, अब हम लोग आ जाएंगे, वो हमने स्ट्रक्चरल बना लिया, अब हम लोग आ जाएंगे स्टार्च पे। ओके, अब हम लोग फूड स्टोरेज कंपाउंड्स बनाएंगे, है कि नहीं। तो फूड स्टोरेज कंपाउंड में आपका हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स दिखाएंगे आपको। तो इसीलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्लाइकोजन पे। ठीक है, सो आवर कंसेप्ट इज नाउ ग्लाइकोजन या स्टार्च हम कह सकते हैं पहले। तो वी कैन स्टडी अबाउट स्टार्च। नाउ स्टार्च जो है एक्चुअली वो दो कंपोनेंट से बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो उसमें आ जाइए स्टार्च। ये नंबर 2 देंगे हम लोग, स्टार्च। फाइन। एक्चुअली वो तो मैं 2-3 मिनट में ये बंद कर देता है तुम्हारा जो ज्वाइनिंग पोर्टल, वो तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मैं कहीं ना कट जाऊं इसलिए मैं करता नहीं हूँ। आपको 2 मिनट के बाद अलाउड ही नहीं है क्लास के अंदर, समझा। तो आप लोग जो ये मैंने जो अभी भी एक बच्चा घुस रहा है तो लग जाए। तो स्टार्च जो है ये आपका कंपाउंड है। तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट एंड इज फाउंड इन सीरियल्स, पोटैटो, लेग्यूम्स एंड एटसेट्रा। ओके, नाउ उसके बाद इट इज नॉट ए कंपाउंड बट ए मिक्सचर। तो समझ रहे हो, तो स्टार्च एक्चुअली कोई कंपाउंड नहीं है, एक मिक्सचर है। इट इज नॉट ए कंपाउंड बट ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। ओके, नोन एज क्या, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, नाउ अब हम लोग आ जाएंगे उस पे अमाइलोज पे। तो इसलिए अमाइलोज क्या है उस पे आ जाएंगे। तो अमाइलोज हैज ए नॉन ब्रांच्ड, ओके, अमाइलोज is unbranched helical structure and constitutes 15 to 20% of starch. ठीक है, ये 20 से 15 से 20% स्टार्च बनाता है। Now amylose is spirally coiled. ओके, ये सेम चीज बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। Amylose is spirally coiled and made up of 200 से 2000 क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट्स लिंक्ड बाय अल्फा। तो अल्फा मैं आपका लिख रहा हूं बट आपको अल्फा साइन बनाना है। ओके,
यू कैनॉट राइट अल्फा, अनफॉर्चुनेटली मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं अल्फा यहाँ आपका सिंबल्स यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ 200 से 20,000 अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ इट्स हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस क्या, maltose and glucose, समझ रहे हो। तो इट्स हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस माल्टोज एंड ग्लूकोज। तो अगर हम लोग को अमाइलोज दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम माल्टोज रिपीटिंग यूनिट बना देंगे, ओके। सो ये आपका माल्टोज का रिपीटिंग यूनिट है, फाइन। ये आपका अल्फा 1,4 बॉन्ड है, RLR, तो ये CH2H। अब इसको सिर्फ गोल बना के आप N लगा दीजिए, समझ रहे हो। तो ये आपका रिपीटिंग यूनिट कहलाता है, माने ये बार 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 रिपीट करेगा। तो ये बॉन्ड कौन सा है, ये 1 प्राइम है, ये 4 प्राइम है, दोनों OH जो है नीचे है, देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, इसलिए हम इसको अल्फा 1 to 4 ओके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 to 4 बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक आप अपने आप से जोड़ देना, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्या, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अमाइलोज। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइलोपेक्टिन। नाउ amylopectin consists of branch chains composed of 24 to 30 glucose united by क्या, alpha 1 to 4 bonds, alpha 1 to 4 linkages and alpha 1 to 6 cross linkages at branch points, okay। now the number of glucose residues present is 2000 से 2 लाख, okay, 2000 से 2 लाख। it is found in abundance in the seeds, क्योंकि 80% यही बनाता है, okay। it is found in abundance as it makes nearly 80 to 85% of क्या, स्टार्च। तो 85% ये ही बनाता है, ओके। चलिए, तो अब ये हम लोग को पता है that starch is produced as an end product of photosynthesis, okay। starch is produced as an end product of photosynthesis, okay। now it is hydrolyzed in order to produce energy via cellular respiration process, ठीक है। नाउ अब यहाँ एक हम लोग रेड पॉइंट लिखेंगे। जब स्टार्च टेस्ट हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे स्टार्च टेस्ट, तो इसमें लिखिए when starch is reacted with potassium iodide solution, it gives a क्या, bluish black precipitate, ओके। तो उसको हम लोग ब्लैक कलर तो नहीं बोलेंगे,
उसको हम लोग ब्लूइश ब्लैक प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ओके, तो एक ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, मतलब प्रेसिपिटेट देता है। फाइन, ब्लूइश ब्लैक पीपीटी। नाउ बट if amylose is independently क्या tested, it gives a blue color। ब्रैकेट में सुनिए, एक्चुअली इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर। बहुत लोग बोलते हैं जो आयोडीन है वो जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए वो ब्लू कलर देता है, बट उनको सिर्फ स्टार्च का बोलना होता है, इसलिए वो बोल के भाग सकते हैं। और हमारे पास तो और भी आंसर हैं, तो अभी तक मेरे पास भी इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। तो जो बुक्स बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। सो बट इफ एमाइलोज इज इंडिपेंडेंटली टेस्टेड इट गिव्स ए ब्लू कलर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू अल्फा 1 to 4, ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, ड्यू टू अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। एंड जो आपका अमाइलोपेक्टिन यूनिट है, amylopectin unit gives a red precipitate। समझ रहे हो? तो ये क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो एक्चुअली हमें आधार तो पता नहीं है या रंग क्यों होता है, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये ध्यान देंगे कि अगर कंपाउंड में सिर्फ 1,4 है तो ब्लू कलर होगा, बट अगर एक भी 1,6 हुआ तो वो रेड हो जाएगा। अब सिंस स्टार्क एक मिक्सचर है, तो अमाइलोज का ब्लू और अमाइलोपेक्टिन का रेड अगर मिक्स करोगे तो कौन सा प्रोड्यूस होगा? आपका एक ब्लूइश ब्लैक कलर प्रोड्यूस। कोई शक? Anything you have to ask, you can ask, because there is a controversy here because we don't have any positive explanation। सर ठीक है, हाँ बोलिए। तो वो जो 24 to 30 रेसिड्यूज, मतलब एक ब्रांच में 24 to 30 ना? यस, एक ब्रांच में 24 to 30 रेसिड्यूज होता है। वो भी वेरी कर सकता है बुक टू बुक, ये याद रखेंगे। तो जहां भी नंबर काउंट होता है ना, वो भी बुक, जैसे क्लास में 25 बच्चे होने चाहिए, वेरी गुड, बट कौन सा क्लास में 25 बच्चा होता है यार? हमारे तो हर क्लास में 40-50 से ज्यादा बच्चे हैं। तो जस्ट लाइक दैट, ओके। तो इसलिए ये सब जो डाटा है ये फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए आप गुस्सा नहीं हो जाना जजेस पे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए जैसे पायल छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाती है, इसलिए आप लोग नहीं हो जाना। तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट टू फॉर्म स्टार्च ग्रेन्स। तो अगर आज का वीडियो अपलोड देखे होगे, मैंने उसके कवर पेज में स्टार्च ग्रेन्स का फोटो दिया हुआ है। So these grains are stored in chloroplast or in special leucoplast called amyloblast. Okay. Now, starch grains are a particular source. Okay. So from have a characteristic shape. मैंने सबका अलग अलग शेप होता है, इसका भी एक बहुत डिटेल है, वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। मैंने किस प्लांट से लिए उसका शेप अलग होगा, एंड so on, so on, so on. Now each grain has a number of shells or layers arranged around a common point called hilum, which is proteinaceous। समझ रहे हो? कि जो हाइलम है ये प्रोटीनेशियस है, ये प्रोटीन का बना होता है। तो इसलिए हाइलम एक कोर है, उसके चारों ओर हम लपेटते हैं स्टार्च को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए हाइलम, एंड दिस हाइलम इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट आप सेल में पढ़े होगे या पढ़ोगे आगे जाकर, तो ये आपको वहां समझ में आ जाएगा।
तो स्टार्च स्टोरिंग ग्लूकोप्लास्ट्स आर कॉल्ड व्हाट? अमाइलोप्लास्ट। तो जोन सा में स्टार्च स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। हो गया। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्च है। नाउ एक और जो हमारा थर्ड एग्जांपल हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। बिफोर डूइंग दैट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्चुअली। देखिए ना, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये ग्लूकोज है। ओके, इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे, इसको हम जोड़ेंगे, हाँ ये ग्लूकोज बोलेंगे RL RL, ये ऐसे गोल कर देना, CH2OH CH2OH CH2OH, ये आपका है। अब इसको हम लिंक करेंगे। देखो ये आपका लिंकेज है, ये 1 पोजीशन है, इसको नीचे लाइए, CH2 के साथ रिएक्ट कीजिए, ये एक और ग्लूकोज आ गया। तो समझ रहे हो? तो ये आपका लिंक पॉइंट है। फाइन। तो ये जो लिंक पॉइंट है, फिर ये आगे बढ़ सकता है, ये यहां भी आगे बढ़ सकता है। फाइन। तो बट ये इधर रुक गया, तो इसलिए ये आगे जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है। सपोज इधर हम एक ग्लूकोज लगा देंगे, सपोज इधर एक और ग्लूकोज लगा देंगे, आप देखिए फाइन। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका है। सो दिस इज N ओके। तो इसीलिए ये आपका अमाइलोज चेन है, देख रहे हो? तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इधर एक ऑक्सीजन होगा, CH2O ऑक्सीजन। हाँ फाइन। तो ये है CH2O CH2। तो ये कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1 प्राइम टू 6 प्राइम, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्स। बट ये जो है 1 प्राइम टू 4 प्राइम। ओके, ओके, अल्फा 1 प्राइम टू 4 प्राइम। तो समझ रहे हो? तो ये आपका ब्रांच है, क्रॉस लिंक या ब्रांच। इस तरह से और भी ब्रांच हो सकते हैं। तो आत्मान बाबू, एक ऐसे ब्रांच में 20 से 40 ना, क्या लिखा था? 20 से 35 ग्लूकोज रेसिड्यूज होंगे। ये एक और ब्रांच है। ओके, दिस इज अनदर ब्रांच। यस सर। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे ग्लाइकोजन पे। तो ग्लाइकोजन हम सर किस, हाँ बोलो। सर ये जो स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या वैरी कर सकता है? यस यस, ऑब्वियस सर स्ट्रक्चर। जैसे वो हाँ बोलो। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, उसको लिखा होता है कि सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर। हो सकता है, दैट आई हैव टू सी, बिकॉज मेन चीज क्या है, उतना पढ़ने को हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। ओके, देयर विल बी सम और द अदर वेरिएशन, बस। किंतु स्ट्रक्चर इस जैसा बोला गया है, तो इस जैसा। ये आपका अमाइलोपेक्टिन है। ये सेम स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन के लिए हम बना सकते हैं, बट ग्लाइकोजन में जो 20 से 35 के जगह पर 10 से 15 हो जाएगा, इसलिए ग्लाइकोजन में ब्रांचेस ज्यादा होता है। एनसीईआरटी में आपका वेरी दिया है, हाई। एनसीईआरटी में आपका दिया है, ऐसा पेड़ बना दिया है।
ऐसा पेड़ बना दिया है। फाइन, तो दिस इज अ पेड़। तो अगर कम ब्रांचिंग देख रहे हो तो ये अमाइलोपेक्टिन है। फाइन, तो ये एनसीईआरटी वाला पेड़ है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, आप इसको देखकर बना सकते हैं। तो ये जो पेड़ है ये अमाइलोपेक्टिन है। चलिए, ओके। नाउ मैं वही तो बता रहा हूँ ना, इसीलिए वो सब चीज पढ़ने के लिए आपको प्योर जेसीईआरटी कंटेंट चाहिए, जिसके लिए सिस्टम परमिट नहीं करता है। और वैसे भी एक्चुअली 11th को इतना बड़ा सिलेबस बना दिया है ना, तो वो करेंगे भी तो क्या करेंगे, समझ रहे हो? 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर इज्जत से बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो 2 महीना तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री लग जाएगा, समझ में? तो सारा फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटॉल जैसे, व्हाट इज मैनिटॉल? मैनोस अल्कोहल, वो सब जेजेस नोट में होता है। ये जो नोट आप देख रहे हो उसमें सब होता है, बट वो तो आपको मिलेगा नहीं ना, आपको तो कालू नोट चाहिए। सो लाइक दैट। तो इसलिए जेजेस नोट में सारा कुछ होगा। सॉर्ब, जैसे अल्कोहल है, मैनिटॉल हो जाएगा, जाइलिटॉल, रिबिटॉल, ओके, सॉर्बिटॉल, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे, ग्लूकोजामीन, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, हर चीज का स्ट्रक्चर आपको जेसीईआरटी नोट में मिलता है। तो आपने किस कालू सीआरटी मंगाया है तो उसमें अगर है तो आप पढ़ लेंगे, और क्लास में पढ़ाने लायक उतना वक्त नहीं होता है मेरे पास, वरना मैं पढ़ा भी देता आपको। अभी भी जितना पढ़ा रहा हूँ, आई एम गोइंग मच मोर देन टाइम, तो इतना पढ़ाना नहीं चाहिए, बट अब क्या करेंगे, जैसे आदत से मजबूर है कि नहीं, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं आदत से मजबूर हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ाना पड़ता है, और क्या। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं ठगना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वो मदर सब्जेक्ट है। चलिए, सो अब आ जाएंगे ग्लाइकोजन पे। तो हम लोग ग्लाइकोजन अलग पेज में ही बनाएंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ विल गो टू द नेक्स्ट पेज, यही बनाएंगे ग्लाइकोजन। सो कौन सा कंपाउंड हो गया ये हमारा? सेल्यूलोज स्टार्च 3। सो ग्लाइकोजन, ओके। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च। क्यों? ये एनिमल में सेव होता है, एनिमल स्टार्च, ठीक है। Now, it is the main reserve food material of animal cells. Okay, it is known as animal starch. इसको हम इधर लिख लेते हैं, कॉमा, hence known as animal starch. Okay, फिर animals ये लिखने की जरूरत क्या है? It has a main ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे? इट्स स्ट्रक्चर। सुनो, जितना तुम लोगों को कम दिया जाए उतना जरूरी है। इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स amylopectin unit of starch, but the degree of branching is more, comma, after every क्या 10 to 15 ग्लूकोज रेसिड्यूज। ओके, आपका 10 से 15 ग्लूकोज रेसिड्यूज के बाद में आपका ब्रांचिंग हो जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट में ब्रांचिंग का मतलब क्या है? अल्फा 1,6 लिंकेजेस, ठीक है। नाउ जेहेतु अल्फा 1,6 लिंकेजेस है, तो कौन सा कलर देगा? It gives red coloration with iodine solution. About 30,000 से 1,00,000 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट्स होंगे, ठीक है। Now glucopyranose units होंगे। Now formation is referred to as glycogenesis and breakdown is known as glycogenolysis. Both occur in the
क्या? बोथ अकर इन द लिवर सेल्स। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस भी लीवर में होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी लीवर में होता है। इसको हजम करने के लिए आपको क्या चाहिए? अमाइलेज। समझे? क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी में और कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। बट वाई वी कुड नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, याद है कल मैंने आपको बताया था। तो सेल्यूलोज क्यों हम हजम नहीं कर सकते हैं? सोच के बताइए जल्दी जल्दी। तो वाई वी कुड नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज? अब एक दिन वाला माल भूल जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, No बोलिए बोलिए। appropriate enzymes. Sir, because all carbs digestive enzymes are alpha D. अल्फा अमाइलेजेस, यस, यही बोलना है ना आपको कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर अल्फा अमाइलेजेस। ये किसने उत्तर दिया? Sir, मैंने। अरे मैंने कौन है? Sir, पायल। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देख रहे हो पढ़ने से फायदा हो रहा है कि नहीं? नोट्स जेसीईआरटी का। Yes, sir. अब तुम लोग जो कालू कालू पुकारू मैं गली गली ऐसे गाना गाते हो। चलिए, तो इसीलिए एक्चुअली आपको याद होंगे, जितना आप पढ़ोगे उतना ही बेटर है। ये मैंने आपको समझाया है, बाकी आखिर सर है आपका, है कि नहीं? सो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जेहेतु तुमने आंसर कर दिया। हाँ बोलिए। लेकिन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में तो कुछ एंजाइम्स होते हैं ना? किस, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। कौन सा एंजाइम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में? बताओ। अरे जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं जनरली दूसरे एनिमल्स में, हमारा इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो तुम्हारा है। हाँ, तो कौन सा एंजाइम होता है? स्टूपिड इडियट। चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो मेरे पास वो कल मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं उसको नहीं बता सकता। तो ग्लाइकोजन हो गया हमारा, इसीलिए अब हम लोग, मैंने आपको एनिमल बॉडी बोला है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ बॉडी नहीं बोला है, समझाया? इसलिए कान को साफ करके सुनेंगे क्लास में। अब आ जाइए इन्यूलिन। तो ये याद रखिए, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद इंसुलिन। Insulin. ए प्रोटीन, क्योंकि बहुत जो लोग नहीं सुनने होते हैं, इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, ओ सर का ना वो थोड़ा मिस टाइपिंग एरर हो गया है, वो इंसुलिन के जगह पर इन्यूलिन छोड़ दिया है। बट याद रखना कि एक्चुअली ये इन्यूलिन ही है, ये कोई इंसुलिन नहीं है। इज इट अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या है? ये एक फ्रुक्टोजैन है, ठीक है? तो ये आपका बहुत सारा मिलता है, बहुत ही कड़वा टेस्ट का होता है। ओके, जो अगर आप पता नहीं आप ब्रू कॉफी पीते हो कि नहीं, इन्यूलिन इज द नेचुरल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट in more than 36,000 species of plants, including wheat, onion, banana, garlic, asparagus. Okay, so this is the case. It is a polymer of fructose. Okay, तो याद रखेंगे, it is a polymer of fructose. समझ रहे हो ना? फ्रुक्टोज क्या है बोलिए? फ्रुक्टोज का नाम क्या है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर, ठीक है? तो उसको हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ ढूंढा किसने था इसको? तो दिस वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय, तो इसमें पॉइंट बना देते हैं। Inulin was discovered in 1804 by German scientist Valentin Rose. He found a peculiar substance from Inula helenium roots by boiling water extraction, hence its name.
तो एक पेड़ है, उसको जब उबाला तो उनको ये कंपाउंड मिला, इसलिए उसका नाम हमने ये रख दिया। सो ये आपका फ्रुक्टोज है, is a heterogeneous collection of fructose polymer. It consists of chain terminating glucose moieties. ठीक है, तो इसलिए इसका जो कंसेप्ट है ये थोड़ा हट के है। नाउ तो इसमें आपका हम लोग लिखते हैं, इसमें बेसिकली आपका फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, now inulin is a heterogeneous collection of fructose polymer. Now it consists of chain terminating glucosyl moieties. Chain terminating मतलब क्या है, लास्ट में ग्लूकोज होगा, which are linked by beta 2,1 bonds. Okay, the degree of polymerization of standard inulin ranges from 2 to 60. After removing the fractions of dp, मतलब degree of polymerization lower than 10 during manufacturing process, the remaining product is high performance inulin. ये सब आपको नहीं चाहिए, बेसिकली ये वाला हटा दे सकते हैं। माने अगर आपको ज्यादा पावरफुल इन्यूलिन चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। नाउ अब इज इट डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी, बोलिए। नो सर, नॉट क्यों? No, मेटाबोलाइज्ड। sir. व्हाई? Because यहाँ पे linked by beta 2 to 1. बस माने हमारा अल्फा बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम है, तो बीटा सीटा कुछ लाओगे तो ये हजम नहीं होगा। बस इतना सिंपल ही तो बात है, आपको ये याद रखना है। एंड यही हो, बस सुब्रत वो जो है वो याद नहीं रखता, वो 7 दिन में 1 दिन क्लास करेगा, फिर आके उसका नींद जाग जाएगा। चलिए, तो बिकॉज ऑफ बीटा 2 to 1 linkages, inulin is not digested by enzymes in the human alimentary system, contributing to its functional properties. तो इसमें क्या है, reduced calorie value, dietary fiber, prebiotic effects without color and odor. It is has little impact on sensory characteristic of food. माने ये भी हमें चाहिए नहीं एक्चुअली, माने इसका कोई टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कोई स्मेल कंपाउंड है, ना ही कोई टेस्ट कंपाउंड है। बट इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसीलिए हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, सिंस इट कैन नॉट, कितना